चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ज़रा आज का सेशन। और हम आईएफआरएस 9 पे थे और आईएफआरएस 9 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बाकी थे, उसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और उसको हम रैप अप करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। नाउ व्हाट इज फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स? प्लीज डोंट फॉरगेट कि आईएफआरएस 9 डील्स विद द फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या था? दैट इज ऑल काइंड्स ऑफ रिसीवेबल्स, like it could be a loan receivable, bonds receivable, debentures receivable, preference shares receivables। तो ये सारे आपके पास रिसीवेबल से रिलेटेड आईएफआरएस 9 डील करता है। मत भूलिएगा कि इन्हीं रिसीवेबल्स के अंदर एक रिसीवेबल उसका नाम है अकाउंट्स रिसीवेबल। इट मींस अकाउंट्स रिसीवेबल से रिलेटेड भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो बताएगा आईएफआरएस 9 ही बताएगा। अच्छा, आईएफआरएस 9 ने अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट बताई, जिसके अंदर एक ट्रीटमेंट जो आपके पास यहाँ पर बताई गई है that is the factoring of account receivable. Now what is factoring of account receivable? Basically जो factoring of account receivable का concept है, ये F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट इसका एक कुछ क्लिप आईएफआरएस 9 के अकॉर्डिंग्स में वहां पर यहाँ पर F7 के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर गिवन है। Now what is factoring of account receivable? Basically account receivable को अगर मैं कहता हूँ कि हम फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टरिंग कर रहे हैं, so factoring means sale, factoring means sale, that is a sale, or we can call it as transfer. That is a transfer of account receivable. Factoring means sale or transfer of account receivable. Now let me give you an example for this one. Let me give you an example for this one कि किस तरीके से हम इसको ट्रांसफर करेंगे, कैसे हम इसको ट्रांसफर करेंगे। गौर से सुनिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन है, लेट्स से मिस्टर ए। मिस्टर ए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और मिस्टर ए के पास यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है ऑफ लेट्स से 1 मिलियन, एंड दैट 1 मिलियन इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी। यानी कि मिस्टर बी एक कस्टमर है जिससे ये 1 मिलियन रुपीज रिसीव करने हैं। दैट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, सो इट मीन्स मिस्टर बी इज अ कस्टमर। नाउ दैट अमाउंट विल बी रिसीव्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है। So the credit period is for 3 months. So the credit period is for 3 months. 3 महीने का ये क्रेडिट पीरियड है। 3 महीने के अंदर जो है ये अमाउंट जो है वो रिटर्न होगी मिस्टर ए को। चल आगे चलते हैं जरा। $1 मिलियन की यहाँ पर मिस्टर ए या कंपनी ए को जरूरत है। अब क्या करें? सर मिस्टर ए अगर आज एज ऑफ मिस्टर बी के पास जाता है कि मुझे मेरे फंड, मेरा रिसीवेबल, मेरा अमाउंट मुझे रिटर्न कर दिया जाए, सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या मिस्टर बी आज, जबकि 3 महीने पूरे नहीं हुए, व्हाट डू यू थिंक क्या मिस्टर बी आज ये $1 मिलियन की अमाउंट मिस्टर ए को पे करेगा? जी बताएं जरा, पार्टिसिपेट करें जरा। आई रिपीट, मिस्टर ए ने क्रेडिट पे सेल्स की थी मिस्टर बी को, विच मीन्स मिस्टर ए will receive that amount of $1 million after 3 months। आज अभी पहला मंथ हुआ है, फर्स्ट मंथ है, दैट इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और ये कहता है कि आप मुझे मेरी $1 मिलियन की अमाउंट वापस कर दें, रिटर्न कर दें, व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या मिस्टर बी ये अमाउंट उसको रिटर्न करेगा? जी बताएं जरा। नो, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियसली क्रेडिट पीरियड अभी बाकी है। 3 मंथ्स का जब टाइम दिया था तो ऑब्वियसली मिस्टर बी 3 मंथ्स के अंदर ही अमाउंट वापस करेगा। तो अब करें क्या? अब करें क्या? तो अब मिस्टर ए को फंड्स की जरूरत है। मिस्टर ए हैज डिफरेंट ऑप्शंस, लाइक नंबर वन, वेदर टू बोरो सम अमाउंट फ्रॉम द बैंक, वेदर टू बोरो सम अमाउंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। यानी कि डिफरेंट आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, बट डेफिनेटली विल हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, रीपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस। तो अब एक और ऑप्शन अवेलेबल है। मैं ही नहीं कह रहा कि लोन नहीं ले सकता, ले सकता है। अब कंपनी की मैनेजमेंट विल इटसेल्फ डिसाइड कि हमारे लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा रीजनेबल है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा वायबल है, ज्यादा फिजिबल है। एक ऑप्शन ये भी है कि मिस्टर ए एक और कंपनी के पास जा रही है, दैट इज द एक्स कंपनी। अच्छा, अब ये एक्स कंपनी क्या करेगी? मिस्टर ए एक्स कंपनी से कांटेक्ट करेगी और कहेगी कि जो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है ये आप ले लें। यानी कि मिस्टर ए के पास अकाउंट रिसीवेबल है एंड दैट अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए कह रहा है कि ये अकाउंट रिसीवेबल आप ले लें और एक्स कंपनी उसके बदले में अमाउंट पे कर दे।
एक्स कंपनी उसके बदले में अमाउंट पे कर दें, लेट्स से 0.8 मिलियन, 0.8 मिलियन, यानी कि एक्स कंपनी ने 0.8 मिलियन अमाउंट पे कर दी और 1 मिलियन का अकाउंट रिसीवेबल अपनी तरफ ले लिया, विच मीन्स कि अब ये अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए की बैलेंस शीट से हट के मिस्टर एक्स की बैलेंस शीट में आ जाएगा, which means now Mr. X or X company will receive that $1 million from Mr. B. क्या ये एडजस्टमेंट समझ में आ रही है? क्या ये ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट समझ में आ रही है कि मिस्टर ए ने अपना अकाउंट रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया मिस्टर एक्स को, एंड नाउ मिस्टर एक्स will receive that amount from Mr. B. If God forbid Mr. B gets defaulted, Mr. X or the company X will bear the loss. For instance, if Mr. B makes a delay payment, so it means now the X company will bear the loss of late or delay payment. Mr. B अगर bankrupt हो जाता है, so company X will bear the loss, which means कि Mr. A has transferred the account receivable to Mr. X. Now all risk and reward. For example, if Mr. B pays before the time period, तो उसका जो बेनिफिट है यानी कि टाइम पीरियड से पहले मिलना, इट्स अ बेनिफिट, सो इसका बेनिफिट भी एक्स कंपनी का होगा. सो इट मींस ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, all the risk and rewards lies with X company. All the risk and rewards lies with the X company. इस प्रोसेस को जो A और X कंपनी के बीच में हो रहा है, इस एग्रीमेंट को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टरिंग. इसको कहा जाता है फैक्टरिंग. इसको कहा जाता है फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, विच मींस द सेल और ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल. अच्छा, अब दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है. मिस्टर ए को क्या बेनिफिट हो गया कि दे गॉट द अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट. ड्यू डेट 2 महीने 3 महीने बाद की थी, बट दे गॉट द अमाउंट 0.8 मिलियन. बट सर देयर इज अ लॉस. हाँ बिल्कुल है लॉस, बिल्कुल है लॉस 0.8 में. लेकिन मुझे बताया ना कि अगर कंपनी ए या मिस्टर ए अगर मार्केट से लोन की अमाउंट बोरो करती या अगर किसी और से कर्जा लेती, तो डेफिनेटली दे वुड हैव टू पे इंटरेस्ट अमाउंट. और यही नहीं बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी इंटरफेरेंस, उसके एग्रीमेंट्स, उसकी बहुत सारी उसके अंदर आपके पास कॉम्प्लिकेशंस थी. तो इट्स अ इजी वे टू गेट इट आउट. फिर लोन की रीपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में क्या सर्कमस्टांसेस होंगे. सो दीज आर ऑल, ये तो आपका ही अपना पैसा था, आपने कम अमाउंट के ऊपर आपने अपनी अमाउंट को रिकवर कर लिया. इट मींस मिस्टर ए को बेनिफिट हो रहा है. क्या एक्स कंपनी को बेनिफिट हो रहा है? ऑब्वियसली. जब एक्स कंपनी मिस्टर बी से अमाउंट रिकवर करेगी, सो ऑब्वियसली दे विल रिकवर $1 million. They will recover $1 million and they have paid $0.8 million, which means there will be a profit or income of 0.2 million for X company. For X company. है. So अगर मैं रिकॉल करूं, कर क्या रहे? So that is the A company is selling or transferring Mr. जिसको फैक्टर किया जा रहा है, he will get the amount, and once he will get the amount, he will get the higher amount. It means there will be some margin that will be the income or profit for the X company. इसको नॉर्मली फैक्टर कंपनी भी कहा जाता है. यानी कि ये जो एक्स कंपनी है, इसको हम कहेंगे इट्स अ फैक्टर कंपनी. इसको फैक्टर कहा जाता है कि मिस्टर ए ने फैक्टर को सेल आउट किया, मिस्टर ए ने फैक्टर को अपना रिसीवेबल सेल आउट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया. दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फैक्टरिंग. Okay, if I just make an accounting entry for this one, so what should be the accounting entry? कि कंपनी ए क्या कह रही है कि हमने यहाँ पर अपना रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया, which means कि अगर रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया तो अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड. कितने से ट्रांसफर कर दिया? 1 मिलियन से. इट मींस अब कंपनी ए को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यानी कि कंपनी ए ने अपना अकाउंट रिसीवेबल दे दिया. इसके बदले में पैसे कितने लिए? बैंक कितना आया? बैंक कितना आया? 0.8 मिलियन. ओहो, ऐसा क्यों कहा मुझे बताएं? ऐसा क्यों कहा मैंने? बताया मुझे जरा. ओहो, ऐसा क्यों कहा मैंने? वेरी गुड मरियम, वेरी गुड मुस्कान. एंट्री इक्वल नहीं हो रही, एंट्री इक्वल नहीं हो रही. देयर इज अ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस ऑफ 0.2 मिलियन विल बी डेबिटेड और उसको हम नाम देंगे एडमिन कॉस्ट. याद रहे,
इसको नाम दिया जाएगा दैट इज द एडमिन कॉस्ट। इसको कहा जाएगा दैट इज द एडमिन कॉस्ट। इट्स एन एक्सपेंस, it's a loss, it's an expense increase debited, so it means 0.2 million, it's an expense, so it will be debited to PNL, it will be charged to PNL। क्या ये बात समझ में आ रही है? That is known as what the factoring of account receivable। जी मुझे बताएं जरा, ये क्लियर है सिस्टम? अब इसके अंदर एक और चीज बताता हूं मैं। जी पहले मुझे बताएं जरा, क्या ये क्लियर है? जी सब गाइड कीजिएगा प्लीज। मरियम, मुस्कान, हुजैफा, राहीन, अली। हाँ इसलिए दिया मिस्टर ए का अकाउंट रिसीवेबल था 1 मिलियन। अब मिस्टर ए को पैसों की जरूरत थी, फंड्स की जरूरत थी। अब $1 मिलियन जो है वो मिस्टर बी अभी पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट का जो टाइम पीरियड है दैट इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर उसकी पेमेंट का टाइम पीरियड है, विच मीन्स कि आज मिस्टर बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे $1 मिलियन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ 1। यानी कि पहले महीने के आखिर में मिस्टर बी पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मिस्टर ए को अगर फंड्स की जरूरत है तो मिस्टर ए हैज डिफरेंट ऑप्शंस। या तो बैंक से लोन ले ले, किसी से कर्जा ले ले, किसी से अमाउंट बोरो कर ले। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम तर काम करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एंड अगेन अगर आप बोरो करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू रीपे दैट अमाउंट टू समवन एल्स, तो आपको रीपे भी करना पड़ेगा। सो इट मींस कि इससे बेहतर ऑप्शन ये था कि उसने कहा कि लोन लूंगा तो इंटरेस्ट तो वैसे ही देना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट टू सेल आउट दैट अकाउंट रिसीवेबल, व्हाई नॉट टू ट्रांसफर दैट अकाउंट रिसीवेबल टू अ फैक्टर, यानी कि एक्स कंपनी का नाम है, दैट इज अ फैक्टर कंपनी। हम फैक्टर को सेल आउट कर देते हैं। अब जैसे ट्रांसफर कर दिया, इट मींस कि मिस्टर ए ने कहा कि मेरा 1 मिलियन का अकाउंट रिसीवेबल तुम रख लो, 3 महीने जैसे ही पूरे हो जाए मिस्टर बी से अमाउंट रिकवर कर लेना, मिस्टर बी से पैसे ले लेना, मिस्टर बी से अमाउंट रिकवर कर लेना। अब मिस्टर ए ने अपना अकाउंट रिसीवेबल हैंडओवर कर दिया एक्स कंपनी को। ऑब्वियसली एक्स कंपनी विल पे अ सर्टेन अमाउंट टू ए कंपनी, या मिस्टर ए को अमाउंट पे करेगी। अब मिस्टर ए को जब अमाउंट पे की तो मिस्टर ए को पूरा 1 मिलियन थोड़ी देगी, ऑब्वियसली कम अमाउंट पे करेगी। बैंक भी तो कमाने के लिए बैठा है ना, उसके भी तो घर में बीवी और बच्चे हैं, उसके भी तो गरीब गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उसका मतलब ये है कि अब वो जब सेल आउट करेगा तो वो अमाउंट देगा 0.8 मिलियन मिस्टर ए को, और जब कस्टमर से मिस्टर बी से रिकवर करेगा तो $1 मिलियन के अमाउंट रिकवर करेगा, विच मीन 0.8 मिलियन विल बी द प्रॉफिट फॉर द बैंक। जी मुझे बताएं, क्या ये बात समझ में आ रही है? मुस्कान। फैक्टर 9 इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जिनका काम ही ये होता है कि रिसीवेबल खरीद, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है ये, बैंक्स नॉर्मली नहीं करता, बहुत कम करता है बैंक्स। बैंक्स बहुत कम करता है क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स कंपनी आज से ये मेरा रिसीवेबल आपका हो गया, पता है आप क्या कहना चाह रही है? आप क्या कहना चाह रही है कि ये रिसीवेबल आपका नहीं हो गया, ये कस्टमर आपका हो गया। यानी कि अब आप जाने और कस्टमर जाने, पैसे आपने निकलवाने। अब कस्टमर से पैसे निकलवाना इतना आसान काम नहीं होता। एट टाइम कस्टमर बहुत ही टेढ़ा होता है, तो उससे पैसे निकलवाना इट्स अ डिफिकल्ट, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबल, यानी कि अब इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए फैक्टर कुछ कंपनीज बनी हुई होती हैं जिनको पैसे निकलवाने का एक आर्ट होता है, जिसके अंदर वो आपके पास डिफरेंट खतरनाक किस्म के गंदे गंदे से आदमी रखते हैं डराने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए। तो ये एक अलग सेपरेट एंटिटीज होती हैं, फैक्टरिंग एंटिटीज होती हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि ये मार्केट से रिसीवेबल्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, मुझे कस्टमर पैसे नहीं दे रहा और मैं उससे फॉलो अप कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो अब मैं एज अ शरीफ आदमी, ऑब्वियसली एग्जाम्पल कोई नहीं, हकीकत है ये बात कि मैं एज अ शरीफ आदमी मैं अब उस कस्टमर से पैसे नहीं निकलवा सकता। तो अब करूँ क्या? अब मेरे से नहीं निकल रहा, क्या मैं उसको पूरा राइट ऑफ कर दूं? इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर मुझे 5 लाख रुपए रिकवर नहीं हो रहे तो मैं किसी ऐसे बंदे को ये अकाउंट रिसीवेबल सेल आउट कर दूं 4,50,000 में, 4 लाख पूरे डूब, यानी कि 5 लाख पूरे डूब जाए। इससे बेहतर ये नहीं कि 50,000 रुपए डुबाऊं और मैं किसी को ये अकाउंट रिसीवेबल फैक्टर कर दूं। अब फैक्टर जब कर दूंगा ना तो वो बंदा जाने और कस्टमर जाने, अब वो पैसे अपने हिसाब से निकलवाएगा, मुझे मेरे 4.5 लाख मिल गए। हाँ 50,000 का लॉस हो गया,
लेकिन ये भी तो सोचे ना कि अगर मैं ये फैक्टर नहीं करता तो मुझे पूरे 5 लाख का लॉस हो जाता, कस्टमर तो मुझे पेमेंट कर ही नहीं रहा था। तो ये नॉर्मली कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं और ज्यादातर अब इसकी कंपनीज बनना शुरू हो गई हैं। नाउ इट इज अ सेपरेट बिजनेस बेसिकली। राहीन, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, ये जो हमने फैक्टरिंग की है ना, ये जो हमने फैक्टरिंग की है, जिसकी हमने एंट्री भी बनाई है, बैंक डेबिट, एडमिन कॉस्ट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इसको कहते हैं फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। अच्छा, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब? कि हमने हमने फैक्टर कर दिया विदाउट रिकोर्स, यानी कि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अब जो कंपनी फैक्टर कर रही, यानी कि मिस्टर ए या ए कंपनी, अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब ये कस्टमर आपको जल्दी पेमेंट करे तब भी एक्स कंपनी, अगर लेट पेमेंट करे तब भी लॉस एक्स कंपनी का, ना पेमेंट करे तब भी लॉस एक्स कंपनी का। इट मींस इसको हम कहते हैं फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, फैक्टरिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मींस ए कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ए कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ए कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसको कहते हैं फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। सो फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स मींस फैक्टरिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। यानी कि अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब मैं फैक्टर कर रहा था उस वक्त मैं खुद देखना चाहिए था मिस्टर बी कौन है, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते, जबरदस्ती नहीं दिया मैंने, इन्वेस्टिगेशन करते फिर तुम मिस्टर बी को अपना रिसीवेबल कंसिडर कर लेते। लेकिन अगर फॉर गॉड फॉरबिड बैंकक्रप्ट हो जाता है, सो मिस्टर ए और द कंपनी ए शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंकक्रप्सी, क्योंकि ये कहलाएगी फैक्टरिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। इट मींस कि मिस्टर ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मिस्टर ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ज्यादा पेमेंट हो जाए, जल्दी पेमेंट हो जाए, उस बेनिफिट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस बेनिफिट के लिए भी इंटाइटल्ड नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो जाए तो उस लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसको हम कहते हैं फैक्टरिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, यानी कि इस पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं है। जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लीज बताएं जरा। चले, अब एक और चीज समझेगा जरा, एक और चीज समझेगा अगेन। सर, कंपनी ए है और कंपनी बी है। कहाँ है कंपनी बी? ये रही। अगेन कंपनी ए का अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था $1 million, एंड दैट इज टू बी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज कंपनी बी। और थ्री मंथ्स का टाइम पीरियड था, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड था, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड था। यानी कि ए कंपनी को अकाउंट रिसीवेबल रिसीव करना था बी कंपनी से, और 3 मंथ्स का यहाँ पर टाइम पीरियड था। गौर से सुनिएगा जरा प्लीज। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि मिस्टर ए को अगेन, या कंपनी ए को फाइनेंस की जरूरत पड़ गई। व्हाट दे डिड, दे अगेन कॉन्टेक्टेड एक्स, एक्स से कांटेक्ट किया। अक्सर होता है ऐसा, अक्सर होता है ऐसा कि हुजैफा, अक्सर होता है ऐसा कि एट टाइम्स अगर आपको जरूरत होती है, मुश्किल में आप आते हैं, तो अक्सर आप एक्स को याद करते हैं, ऐसे ही ना, एक्स कंपनी को याद करते हैं। अब आपने एक्स कंपनी को याद किया, एक्स कंपनी से कहा कि यार ये अकाउंट रिसीवेबल है, ये तुम ले लो और बदले में मुझे मेरी अमाउंट पे कर दो, जो भी माइनस करके पे करनी है। अच्छा, अब ये अकाउंट रिसीवेबल अगेन आपने इसको ट्रांसफर किया, इसको हम कहेंगे फैक्टर, यानी कि आपने अकाउंट रिसीवेबल इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, कितने का अकाउंट रिसीवेबल है? 1 मिलियन, जिसके ऊपर मिस्टर एक्स ने या एक्स कंपनी ने लेट से 0.8 मिलियन या 1 मिलियन या 0.9 मिलियन की अमाउंट पे कर दी। एक्स कंपनी ने 0.9 मिलियन की अमाउंट पे कर दी, लेकिन अब टर्म्स एंड कंडीशन सुनिएगा जरा। एक्स कंपनी क्या कह रहा है कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल है 1 मिलियन का, मैं मिस्टर बी से 1 मिलियन रुपीज रिकवर करने की कोशिश करूंगा। बट ये जो बट है ना, बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर नॉन रीपेमेंट हो, नॉट रीपेड, अगर मिस्टर बी ने मुझे मेरी अमाउंट रीपे नहीं की, तो मैं ये अकाउंट रिसीवेबल तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर अगर उसने मुझे लेट पेमेंट की, तो मैं उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करूंगा,
यानी कि हर दिन की लेट पेमेंट के ऊपर मैं मिस्टर ए से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इसी तरीके से अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाता है तो ये अकाउंट रिसीवेबल मैं तुम्हें वापस ट्रांसफर कर दूंगा, ये तुम्हारा लॉस होगा, तुम्हें मेरी अमाउंट जो मैंने दी थी वो तुम्हें मुझे वापस करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि तुम्हें जो भी अमाउंट मैंने पे की थी दैट वुड बी रीपेड, यानी कि रीपेमेंट है। अब मुझे एक बात बताएं, ये सारी सिचुएशन सुनने के बाद क्या यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो चुके हैं? बताएं जरा, क्या इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड एक्स कंपनी को ट्रांसफर हो गए हैं? बताएं जरा। नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। सर मेरे पास कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी फिलहाल ट्रांसफर नहीं हुए, मेरे पास अभी फिलहाल कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी ट्रांसफर नहीं हुए हैं, कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास अभी तक फिलहाल ट्रांसफर नहीं हुए हैं। सो इट मींस जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए सो इट्स नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन। याद रखिएगा, इट्स नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन, इट्स नॉट अ सेल, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल बिका ही नहीं है। इसको कहते हैं फैक्टरिंग विथ रिकॉर्ड्स। फैक्टरिंग विथ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का मतलब मत भूलिएगा, रिकॉर्ड्स का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ए कंपनी ने ट्रांसफर किया है एंड ए कंपनी हैज केप्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू दैट अकाउंट रिसीवेबल। इसको हम कहते हैं फैक्टरिंग विथ रिकॉर्ड्स। पहली बात, फैक्टरिंग विदाउट रिकॉर्ड्स में क्या है कि आपने अकाउंट रिसीवेबल दे दिया और दे दिया, अब आपका उस अकाउंट रिसीवेबल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। एक होता है फैक्टरिंग विथ रिकॉर्ड्स, क्या मतलब अकाउंट रिसीवेबल दे दिया लेकिन वो अब भी आपका ही है, अगर नहीं पेमेंट हुई तो आपको अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, अगर लेट पेमेंट हुई तो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा, और इसी तरीके से अगर रिकवर नहीं हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल आपको वापस कर दिया जाएगा, आपने जो अमाउंट ली थी वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। सो इट मींस माजरत के साथ जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए सो इट्स नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन। तो सर ये है क्या? इट्स नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन तो है क्या? सर इट्स अ लोन ट्रांजेक्शन। जी हाँ, ये लोन ट्रांजेक्शन है, यानी कि जो आपने 0.9 मिलियन बोरो किए हैं, हाँ बोरो ही तो कहूंगा, बेचा ही थोड़ी अकाउंट रिसीवेबल, रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर ही नहीं हुए तो इट्स अ लोन ट्रांजेक्शन। लोन ट्रांजेक्शन है यानी कि आपने लोन लिया है, एक्स कंपनी से लोन लिया है जिसपे हर महीने आपने इंटरेस्ट पे करना है, एवरी मंथ आपने इंटरेस्ट पे करना है। सो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी? सिंपली the bank will be debited and loan payable will be credited। बैंक will be debited and loan payable will be credited, और at the end of the year जब ये liability ड्यू हो जाएगी तो at the end of the year हम इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे। जी क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लीज बताएं जरा। एक होता है फैक्टरिंग विद रिकोर्स, एक होता है फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स इज अ पर्टिकुलरली अ सेल ट्रांजैक्शन, विदाउट रिकोर्स इट्स नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन, इट इज बेसिकली अ लोन ट्रांजैक्शन व्हिच मींस द बैंक विल बी डेबिटेड एंड लोन पेबल विल बी क्रेडिटेड। जी बताएं जरा, यहां तक क्लियर है? दोनों की एंट्री समझ में आ रही है? अगर विथ रिकोर्स होगा तो एंट्री क्या बनेगी? विथ रिकोर्स होगा तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट, एडमिन कॉस्ट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर विदाउट रिकोर्स होगा, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी विदाउट रिकोर्स होगा तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट, एडमिन कॉस्ट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर विथ रिकोर्स होगा, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, यानी कि ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी हमारी है, तो इट मीन इट्स नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को बैलेंस शीट में से रिमूव नहीं करेंगे बल्कि हम उसको लोन कंसिडर करेंगे। सो द बैंक विल बी डेबिटेड एंड लोन पेबल विल बी क्रेडिटेड। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस वन? जी बताएं जरा प्लीज, शाबाश, वेरी गुड। और इस लोन के अमाउंट के ऊपर एनुअल बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और इंटरेस्ट पेबल या लोन पेबल विल बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट पेबल और लोन पेबल विल बी क्रेडिटेड, जो भी आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट होगी उसके ऊपर हम यहाँ पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफिस। इसको कॉपी करना है तो कर लें प्लीज।
जी कॉपी करना है तो प्लीज कर लें, और कर लिया तो मुझे बता दें। चल आए जरा क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, गौर से सुनिएगा जरा। एन एंटिटी हैज एन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बैलेंस विद अ मेजर कस्टमर अमाउंटेड टू $12 million। ठीक है, $12 million का अकाउंट रिसीवेबल है। एंड दिस वाज फैक्टर टू अ फाइनेंस कंपनी, यानी कि कंपनी को फैक्टर कर दिया, उसका नाम था फाइनेंस कंपनी, ऑन 1st of September 2017। 1st of September 2017। The terms of the factoring were, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी? फाइनेंस कंपनी विल पे 80% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, यानी कि फाइनेंस कंपनी ऑब्वियसली पूरे 12 मिलियन नहीं देगी, उसकी 80% अमाउंट पे करेगी। चलें, गुड हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, ऑफ द ग्रॉस रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू द एंटिटी इमीडिएटली। नाइस। अच्छा, अब आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। द बैलेंस विल बी पेड, यानी कि जो बैलेंस अमाउंट होगी, less charges below when the debt is collected in full. Any amount of the debt outstanding after 4 months will be transferred back to the entity at its full book value। यानी कि अगर टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं हुई, 4 महीने बाद ये जो अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है ये एंटिटी को वापस कर दी जाएगी, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल वापस से कंपनी को दे दिया जाएगा। फाइनेंस कंपनी अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न कर देगा। Finance company will charge 1% per month for the net amount owing from the entity at the beginning of each month। क्या मतलब? यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी कस्टमर से, उसका 1% इंटरेस्ट चार्ज करेगी फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी हैड नॉट कलेक्टेड एनी ऑफ द फैक्टर्ड रिसीवेबल अमाउंट बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि अभी तक ईयर एंड हो चुका है, 1 सितंबर को फैक्टरिंग भी है, और ईयर एंड हमारा 30 सितंबर को, यानी कि 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनेंस कंपनी ने कोई भी अमाउंट अभी तक बोरो नहीं की है, या कोई भी अमाउंट अभी तक कलेक्ट नहीं की है। सो इट मींस 1% इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड पर मंथ। अच्छा, फिर इसके बाद कह रहा है द एंटिटी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यहां तक पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये फैक्टरिंग विथ रिकोर्स है या फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स है? पहले थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स यानी कि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ प्योर सेल ट्रांजेक्शन, यू हैव डी रिकॉग्नाइज द अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन अगर मैं कहता हूं फैक्टरिंग विथ रिकोर्स, सो इट्स नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन, फिर ये सेल ट्रांजेक्शन नहीं है। सो ये आपके पास क्या, इट्स अ लोन ट्रांजेक्शन। मुझे बताएं ये क्या, फैक्टरिंग विदाउट है या विथ है? नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये फैक्टरिंग विथ रिकोर्स है। फैक्टरिंग विथ रिकोर्स का मतलब इट्स नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन। क्यों? अबे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुए, वो कह रहा है कि मैं वापस कर दूंगा, इंटरेस्ट अलग चार्ज करूंगा। इट मींस कि इट्स नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन, इसमें अभी भी जान नहीं छुटी है। विथ रिकोर्स, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी मौजूद है, सो इट मींस के सेल ट्रांजेक्शन नहीं है। सो देयर शुड बी अ लोन ट्रांजेक्शन, बैंक डेबिट, एंड लोन पेबल शुड बी क्रेडिटेड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट बुलेट। Let's read out the last bullet. The entity debited the cash from the finance company, यानी कि कंपनी ने करा क्या है, कैश को डेबिट कर दिया, ऑब्वियसली जो भी 80% अमाउंट आ रही है, टू इट्स बैंक अकाउंट, परफेक्ट हो गया। एंड रिमूव द रिसीवेबल, आप समझ रहे हैं मैं क्यों कब कब आ रहा हूं मैं? करा क्या, एंड रिमूव द रिसीवेबल्स फ्रॉम इट्स अकाउंट। मुझे बताएं कि क्या ये जो कर रहा है, क्या ये सही किया है? क्या उस कंपनी के अकाउंटेंट ने ये ट्रीटमेंट बिल्कुल करेक्ट की है? मुझे बताएं जरा, क्या ये जो भी किया है क्या ये बिल्कुल सही किया? और आगे क्या कह रहा है, इट हैज प्रूडेंटली चार्ज द डिफरेंस एज एन एडमिन कॉस्ट। कह रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा था उसने एडमिन कॉस्ट में ट्रीट कर लिया। अगर ये सही नहीं किया तो मुझे बताएं इसने क्या ट्रीट कर लिया, इसको ये क्या ट्रीट कर लिया, मुझे बताएं जरा, ये मुझे बताएं जरा क्या ट्रीट कर लिया उसने, उसने क्या ट्रीट कर लिया, बता मुझे जल्दी से, शाबाश। उसने, वेरी गुड, उसने विदाउट रिकॉर्ड ट्रीट कर लिया है। इट मींस कि अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो सर इसकी एंट्री बननी चाहिए थी 1 सितंबर को, 1 सितंबर को 2007 पे इसकी जो ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी, दैट शुड हैव बीन बैंक डेबिट एंड लोन पेबल क्रेडिट। कितना अमाउंट पे किया था? $12 million, यानी कि 12,000 का 80% कितना आ रहा है, देखिए जरा, 12,000 का 80% कितना आ रहा है? 9,600 आ रहा है, 9,600 आ रहा है, 800 आ रहा है, देख के बता जल्दी से। 9.6, यस, 9,600।
इट मींस दिस अकाउंटिंग एंट्री शुड हैव बीन मेड, दिस अकाउंटिंग एंट्री शुड हैव बीन मेड, यानी कि बैंक डेबिट एंड लोन पेबल क्रेडिट, दिस अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ लोन पेबल। ये एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन 1 सितंबर पे अकाउंटेंट ने एंट्री क्या बना दी, बैंक तो डेबिट कर दिया 9600 से, अकाउंट रिसीवेबल को रिमूव कर दिया है 12,000 से, और एक डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस बताएं जरा, कितना आ रहा है डिफरेंस, 2400 का आ रहा है, 2400, 2400 का आ रहा है, यस 2400, एंड दिस वाज, और लिखा हुआ है जो डिफरेंस आ रहा था यानी कि 2400, दिस वाज चार्ज टू एडमिन कॉस्ट। ये क्या है, ये इनकरेक्ट एंट्री है, यानी कि लोन पेबल की एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन उसने इनकरेक्ट एंट्री यहां पर बना दी है। अब मुझे करेक्ट करना है, सर रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ शुड दिस अरेंजमेंट बी अकाउंटेड फॉर, किस तरीके से हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, है कोई जो मुझे बता सके कि अब अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, करेक्टिंग अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, यानी कि रेक्टिफिकेशन करनी है, बताएं जरा क्या एंट्री बनेगी रेक्टिफिकेशन की, है कोई जो बता सके कि रेक्टिफिकेशन की क्या एंट्री बनेगी। अकाउंट रिसीवेबल डबल से डेबिट हो जाएगा, अच्छा जी जनाब, नहीं ऐसा नहीं होगा रहीम, एब्सोल्युटली नॉट। डबल से कब होता है, डबल से कब होता है, डबल से कब होता है, जब क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, जब क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, क्या अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, नो, क्या अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, नो जी मरियम, एंट्री तो बता रही है अमाउंट भी बताएं, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, राहिम ने भी कहा था आपने भी कह दिया, वेरी गुड, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, कर दिया डेबिट, एडमिन कॉस्ट को 12 मिलियन से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, 12 मिलियन से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, नाइस वेरी गुड, और बताएं इसके अलावा, अकाउंट रिसीवेबल हुजैफा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है 12,000 से, एडमिन कॉस्ट क्रेडिट है 2400 से, लोन पेबल क्रेडिट, नाइस वेरी गुड, जबरदस्त, एडमिन कॉस्ट क्रेडिट, शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एडमिन कॉस्ट क्रेडिट होगा, और क्या क्रेडिट होगा, और क्या क्रेडिट होगा, देखिए कंपैरिजन करें, बैंक को डेबिट करना था बैंक को डेबिट कर दिया, इट मींस बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लोन पेबल को क्रेडिट करना था, लेकिन जानी हमने लोन पेबल को क्रेडिट नहीं किया, तो लोन पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 9600 से। दूसरा, अकाउंट रिसीवेबल को बिला वजह क्रेडिट कर दिया है तो हमने उसको सही करने के लिए डेबिट कर दिया, एडमिन कॉस्ट को बिला वजह डेबिट कर दिया तो सही करने के लिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगी एडजस्टिंग एंट्री या करेक्टिंग एंट्री ऑन 1 सितंबर 2007, बट दिस इज नॉट द एंड, जब आपने लोन पेबल रिकॉर्ड किया है सो ऑब्वियसली 31 सितंबर पे मुझे उसका इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और इंटरेस्ट पेबल या लोन पेबल क्रेडिट, कितना इंटरेस्ट लगेगा 9600 के ऊपर 1% का दे रहा है, और याद रखिएगा यहां पर दिया हुआ 1% पर मंथ, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट पर मंथ दिया हुआ है, अदरवाइज याद रखिएगा कि नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एनुअली होता है, अगर एक महीने का कैलकुलेट करना होता तो हम डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर खुद अपने मुंह से कह रहा है कि ये इंटरेस्ट जो है ये 1% पर मंथ है, पर एनम नहीं है, एनुअल नहीं है, ये एक महीने का ही इंटरेस्ट दिया हुआ है 1%, तो इट मींस 9600 का 1% आई गेस 96 बनेगा। जी क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं 12 मिलियन पे क्यों नहीं लगाएंगे, जितना अमाउंट बोरो किया उसी पे लगेगा ना, हमें फाइनेंस कंपनी ने 9 पॉइंट से
9.6 मिलियन हमें दिए, यानी कि मुझे अगर 9600 का लोन मिला है, सो ऑब्वियसली जितना लोन है उसी अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ पर जो है, उसी अमाउंट के ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। राइन, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? जी जनाब, उसको कॉपी कर लें जल्दी से, कॉपी कर लिया तो बता दे जरा। जी कॉपी कर लें तो बताएं जरा प्लीज। चले, गुड हो गया। चलें आगे। अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा जरा। आईएफआरएस जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट था कि इसके लिए 3 स्टैंडर्ड्स बनाए गए, IS 32, IFRS 7 एंड IFRS 9। IS 32 डील्स विद द प्रेजेंटेशन कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, एंड डेफिनेटली जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन तो हमें देखनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर P&L बैलेंस शीट में किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना है। सो इट मींस हमने प्रेजेंटेशन को भी देखा, ऑल्दो हमने IS 32 का वर्ड बार बार यूज नहीं किया, लेकिन हमने इनडायरेक्टली जो है उसकी प्रेजेंटेशन को भी देखा है। इट मींस IS 32 का भी हमने ग्लांस लिया है। इसी तरीके से IFRS 9, दैट इज द मेन स्टैंडर्ड जिसने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रूल्स बताए, फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्या है, OCI क्या है, कैसे रिकॉर्ड होगा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें IFRS 9 ने बताए। नाउ लास्ट वन इज द IFRS 7। IFRS 7 आपके पास क्या है? IFRS 7 हमारे पास क्या, दैट इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो कि हमें डिस्क्लोजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। सो दीज आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने 3 चीजें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। नंबर 1, कि आप जब डिस्क्लोजर दे रहे होंगे तो सारी चीज आपने बतानी है कि फाइनेंशियल एसेट है, लाइबिलिटी है, OCI है, P&L है, एमोटाइज कॉस्ट है, ये सब आपने वहां पे डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा जो मेन डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपने उस फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड अगर कोई रिस्क है, रिस्क का मतलब कोई थ्रेट है, थ्रेट का मतलब कोई लॉस का चांस है, तो उन रिस्क को आपने आइडेंटिफाई करना है। यानी कि इफ देयर इज अ क्रेडिट रिस्क, अभी क्रेडिट रिस्क क्या होता है मैं इसके ऊपर एक और डिटेल डिस्कशन करूंगा। इफ देयर इज अ लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क के बॉन्ड आपके पास बैंकक्रप्ट ना हो जाए, या फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर ऑब्सोलीट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, पेमेंट ना मिले, तो ये सारे रिस्क हैं। इन तमाम रिस्क को नंबर 1 आपने इवैल्यूएट करना है, नंबर 1 आपने इवैल्यूएट करना है, नंबर 1 आपने इवैल्यूएट करना है। नंबर 2, इन इवैल्यूएट करने के बाद छोड़ मत देना, आपने देखा हाँ रिस्क है, आपने देखा हाँ रिस्क है, अब रिस्क अबे तुम्हें दिख रहा है ना, तो उसकी मेजर्स लो। अब तुमने देखा कि यार एक चीज है तो तुम्हें जलती हुई नजर आ रही है, तुम्हें लग रहा है आग लग रही है, तुम्हारी गोडाउन के अंदर इन्वेंट्री पड़ी है, तो हाँ रिस्क है, आग लग जाएगी इसके अंदर। अबे अल्लाह के बंदे, इन्वेंट्री उठा वहां से, या उसको आग बुझाने का कोई इंतजाम कर। तो भाई जब कर लिया ना इवेल्युएट, नाउ यू हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स, कि आपने क्या मेजर्स लिए हैं उस रिस्क को एलिमिनेट करने के, मिटिगेट करने के। आई यूज्ड द वर्ड मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है यानी कि रिड्यूस करने के लिए, यानी कि व्हाट मेजर्स यू हैव टेकन टू मिटिगेट दोज रिस्क, क्या आपने मेजर्स दिए हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी आपने बेसिस के ऊपर आपने उन रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करनी है। तो ये आपने कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपने अपने नोट्स टू दी अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करने हैं। यहां तक क्लियर है? इसके अंदर जरा प्लीज बताएं, जरा उसको एक मरतबा देख लें।